तो आज बात करते हैं अशनीर ग्रोवर की किताब दोगलापन की। देखते हैं कि इस किताब से हमें मतलब इंडिया के सबसे चर्चित और शायद कंट्रोवर्शियल फाउंडर्स में से एक के दिमाग में झांकने का कितना मौका मिलता है। बिल्कुल। हमारी कोशिश है कि इस कहानी को उनके नजरिए से समझा जाए और ये सारी जानकारी सीधे उनकी किताब से ही ली गई है। और ये कोई सीधी साधी सफलता की कहानी नहीं है। इसमें वो सब कुछ है जो एक ब्लॉकबस्टर फिल्म में होता है, ड्रामा, टकराव और जबरदस्त स्पीड। हाँ, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो या तो आपको बहुत पसंद आएगा या बिल्कुल नहीं। बीच का कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल। और इस फिल्म का जो क्लाइमैक्स है वो कहानी की शुरुआत में ही आ जाता है। सही बात है। चलिए सीधे चलते हैं 25 जनवरी 2022 पर। अशनीर ग्रोवर, भारत पे के फाउंडर और एमडी, छुट्टी से वापस आने के लिए अपने ही बोर्ड को एक ईमेल लिखते हैं। और जवाब में क्या मिलता है? कुछ ही घंटों में एक बोर्ड मीटिंग का नोटिस, जिसका एजेंडा था उन्हें ही लंबी छुट्टी पर भेजना। हाँ, और उस मीटिंग में उन्हें बताया जाता है कि उनकी पीठ पीछे एक कमिटी बनी, 2 बड़ी फर्मों को हायर किया गया और उन फर्मों ने एक ही दिन में एक रिपोर्ट भी तैयार कर ली। एक ही दिन में, और उसी एक रिपोर्ट के आधार पर उन्हें अपने ही हाथों से बनाए गए 20,000 करोड़ के एम्पायर से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा था। हाँ, बाहर का रास्ता। तो सवाल यह है कि ये नौबत ये आई कैसे? रातों रात तो ऐसा हुआ नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। किताब के हिसाब से इस टकराव की जड़ें बहुत गहरी हैं। ये सिर्फ एक कॉर्पोरेट विवाद नहीं है, इसकी बुनियाद उनके पूरे सफर में, उनके तजुर्बों में छिपी है। इसे समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। किताब में वो एक बहुत पर्सनल बात बताते हैं। वो कहते हैं कि उनके ससुराल वालों ने उन्हें शरणार्थी का टैग दिया था। हाँ, क्योंकि उनके दादा दादी बंटवारे के बाद पाकिस्तान से दिल्ली आए थे। वो लिखते हैं कि ये शब्द उनकी औकात याद दिलाने के लिए इस्तेमाल होता था। ये तो बहुत बहुत चुभने वाली बात है। और अक्सर इस तरह के अनुभव किसी के अंदर एक आग जला देते हैं, कुछ साबित करने की आग। वो मालवीय नगर की एक मिडिल क्लास परवरिश की बात करते हैं, जहां से उन्होंने सब कुछ अपनी मेहनत और काबिलियत से बनाया। एग्जैक्टली। ये आउटसाइडर वाली भावना कि मैं सिस्टम का हिस्सा नहीं हूं और मुझे अपनी जगह खुद बनानी है, उनकी कहानी में बार बार नजर आती है। और ये काबिलियत आईआईटी दिल्ली में भी परखी गई। वो एक मजेदार किस्सा बताते हैं। तेरी हवा कितनी है वाला। हाँ, वही कि पहले दिन एक सीनियर ने पूछा तेरी हवा कितनी है, जिसका मतलब था कि तेरी ऑल इंडिया रैंक क्या है। वहां तो हर कोई अपनी रैंक का टैग लेकर ही घूम रहा होता है। सही बात है। हाँ, और वो ये भी मानते हैं कि पहले सेमेस्टर में उनके ग्रेड्स बहुत खराब थे, लेकिन फिर उन्होंने ऐसी मेहनत की कि आखिरी सेमेस्टर में परफेक्ट 10 का स्कोर किया। ये पैटर्न भी बार बार दिखता है, एक शुरुआती झटका और फिर जोरदार वापसी। आईआईटी के दौरान वो 1 साल के लिए एक्सचेंज प्रोग्राम पर फ्रांस भी गए, और इस अनुभव ने एक तरह से उन्हें विदेश में बसने के बजाय भारत लौटकर कुछ बड़ा करने के लिए और मजबूत कर दिया। तो आईआईटी आईएम के बाद तो रास्ता साफ था, एक बड़ी कॉर्पोरेट नौकरी। हाँ, और उन्होंने कोटक में नौकरी की भी। पर ऐसा लगता है कि वो 9 to 5 वाली दुनिया उनके लिए बनी ही नहीं थी। उन्हें इसका पहला एहसास वहीं हुआ। बिल्कुल। उन्हें एंकर इलेक्ट्रिकल्स की बिक्री का सौदा संभालने का काम मिला, और यहीं उन्हें वो सबक मिला जो शायद किसी बी स्कूल में नहीं सिखाया जाता। अच्छा, क्या हुआ था? किताब में एक घटना का जिक्र है। एक सेल्स टैक्स की रेड के दौरान कंपनी के सीएफओ ने उन्हें 2 लाख रुपए कैश देकर तुरंत ऑफिस से निकलने को कहा। 2 लाख कैश? क्यों? क्योंकि उनके पास कोटक का आईडी कार्ड था और अधिकारी एक बैंकर को रोकते नहीं। वो लिखते हैं कि वो 3 दिन तक उस कैश को अपने बैग में लेकर घूमते रहे। अरे बाप रे, मैं तो सोच भी नहीं सकती। ये किसी फिल्म का सीन लगता है। सही में। लेकिन इस अनुभव का निचोड़ क्या था? मतलब सीखा क्या इससे उन्होंने? निचोड़ ये था कि उन्होंने सीखा असली खेल प्रमोटर यानी मालिक खेलते हैं। बैंकर तो बस मोहरे होते हैं। हाँ, बैंकर तो बस उस खेल में एक जरिया होते हैं, और यही सोच शायद भारत पे की नींव में है। उन्होंने बैंकर की तरह नहीं, एक प्रमोटर की तरह सोचा। ये सर्विस मुफ्त कर दो, असली पैसा बाद में डेटा और लोन से बनेगा। ये एक बैंकर का नहीं, एक मालिक का दांव था। बिल्कुल सही। कॉर्पोरेट दुनिया के बाद उनका पहला स्टार्टअप अनुभव था ग्रोफर्स के साथ। और यहाँ भी कहानी में एक अजीब मोड़ है। वो 500 रुपए वाली बात। हाँ, 500 रुपए की सब्जियों के एक गलत ऑर्डर पर धोखाधड़ी का केस हो गया। ये कैसे हो सकता है? हाँ, इस सुनने में ही मजाकिया लगता है, लेकिन वो केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और उसे सुलझाने में 18 महीने और 25 लाख रुपए लग गए। 18 महीने? ये तो भारतीय सिस्टम पर एक तरह की टिप्पणी भी है। सही बात है, लेकिन ग्रोफर्स में इससे भी बड़ा कुछ हुआ। वो है पयुंभिरत्रोत। किताब के मुताबिक सिर्फ 9 महीनों में कंपनी की वैल्यूएशन $35 मिलियन से $37 मिलियन तक, मतलब 10 गुना से भी ज्यादा। ये तो कमाल है। फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया? और यही उनकी कहानी का एक अहम मोड़ है।
ग्रोवर का मानना है कि इस ग्रोथ में उनका बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन जब हक देने की बारी आई तो उन्हें साइडलाइन कर दिया गया। अच्छा, उन्हें कंपनी छोड़ने के लिए कहा गया और अपना सेटलमेंट लेने के लिए बैंक अकाउंट तक ब्लॉक करवाने पड़े। मतलब अपनी मेहनत का फल नहीं मिला। एग्जैक्टली इस कड़वे अनुभव ने उन्हें स्टार्टअप की दुनिया का सबसे बड़ा सबक सिखाया। कि सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है। हाँ, आपको अपने हक और अपने कंट्रोल के लिए लड़ना पड़ता है। मुझे लगता है कि ग्रोवर्स में जो हुआ उसी की प्रतिक्रिया हमें भारत पे में उनके रवैये में दिखती है। मतलब वो शायद दोबारा कभी उस स्थिति में नहीं आना चाहते थे जहां कोई उन्हें आसानी से बाहर कर सके। बिल्कुल। ग्रोवर्स से बाहर होने के बाद का दौर तो काफी मुश्किल रहा होगा। उन्होंने अर्नस्ट एंड यंग में नौकरी ज्वाइन की और सिर्फ 15 मिनट में छोड़ दी। 15 मिनट? हाँ, वो लिखते हैं कि उन्हें अंदर से आवाज आई, मेरा कॉर्पोरेट करियर खत्म हो चुका है। ये एक तरह का पॉइंट ऑफ नो रिटर्न था। इसके बाद वो पीसी ज्वेलर्स से जुड़े। ये कदम बहुत महत्वपूर्ण था। बहुत ज्यादा। यहाँ काम करते हुए उन्होंने एक बनिया लाला और एक आम दुकानदार की मानसिकता को बहुत करीब से समझा। उन्होंने देखा कि एक दुकानदार की असली समस्याएं क्या हैं। और यहीं से भारत पे के आइडिया की जमीन तैयार हुई। उनकी मुलाकात भाविक कुलाडिया और शाश्वत नाकरानी से हुई। भाविक का आइडिया तो एक सिंगल क्यूआर कोड का था। हाँ, लेकिन आइडिया अपने आप में काफी नहीं था। उस वक्त पेटीएम और फोनपे जैसे बड़े खिलाड़ी हर ट्रांजैक्शन पर व्यापारियों से लगभग 2% तक चार्ज वसूल रहे थे। हाँ, ग्रोवर ने जो इसमें जोड़ा वो गेम चेंजर था। उन्होंने सवाल पूछा, हम इससे पैसे कमाएंगे कैसे? और उनका जवाब था, अभी नहीं कमाएंगे, पहले मार्केट पर कब्जा करेंगे। यानी सर्विस को पूरी तरह से मुफ्त कर दो। बिल्कुल। व्यापारियों के लिए ये एक सपना सच होने जैसा था। मतलब दुकानदार को गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सबके लिए अलग अलग क्यूआर स्टिकर लगाने की जरूरत नहीं। एक स्टिकर, कोई चार्ज नहीं और पैसा सीधा बैंक खाते में। ये सुनने में आसान लगता है, पर उस वक्त ये व्यापारियों की बहुत बड़ी मुश्किल हल कर रहा था। और असली कमाई का प्लान था उस डेटा से। हाँ, जो इन ट्रांजैक्शन से इकट्ठा होता और फिर उस डेटा के आधार पर व्यापारियों को लोन देना। लेकिन शुरुआत में ही एक बड़ी अड़चन आ गई। भाविक कुलाडिया का अमेरिका में एक पुराना क्रेडिट कार्ड फ्रॉड केस। हाँ, और इस वजह से उनके पहले बड़े निवेशक सिकोया कैपिटल ने शर्त रख दी कि भाविक को कंपनी की शेयर होल्डिंग से हटना होगा, नहीं तो वो निवेश नहीं करेंगे। ये तो बहुत मुश्किल फैसला रहा होगा। बिल्कुल, अपने को फाउंडर को बाहर करना, लेकिन कंपनी को बचाने के लिए ये कदम उठाना पड़ा। और इसके बाद जो हुआ वो भारतीय स्टार्टअप इतिहास का सबसे तेज सफर था। रफ्तार तो सच में हैरान करने वाली थी। सिर्फ 15 महीनों में कंपनी की वैल्यूएशन 0 से $425 मिलियन तक पहुंच गई। अविश्वसनीय है। इस तूफानी रफ्तार के साथ कानूनी लड़ाइयां भी थीं। हाँ, पी शब्द को लेकर फोन पे के साथ 2 साल तक केस चला, जिसे आखिरकार भारत पे ने जीता। ये भी उनकी लड़ने वाली मानसिकता को दिखाता है। वो पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उनकी प्रोडक्ट फिलॉसफी भी बहुत सीधी थी। दुकानदार के लिए चीजें आसान बनाओ, जैसे क्यूआर कोड पर लोन देना या 12% क्लब जैसा प्रोडक्ट, जहां व्यापारी अपनी अतिरिक्त कमाई पर 12% सालाना ब्याज कमा सकते थे। ये सीधे सीधे दुकानदार के फायदे की बात थी। बिल्कुल, लेकिन जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती गई, निवेशकों के साथ उनके रिश्ते वो तनावपूर्ण होते गए। यार्ड के अनुसार सिकोया के साथ एक बड़ी खटास तब पैदा हुई जब उन्होंने ग्रोवर से सेकेंडरी शेयर खरीदने का वादा किया और फिर पीछे हट गए। एक मिनट, ये सेकेंडरी शेयर क्या होता है? इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। देखिए, जब कोई निवेशक कंपनी में पैसा डालता है तो उसे प्राइमरी निवेश कहते हैं। वो पैसा कंपनी के पास जाता है। अच्छा। सेकेंडरी का मतलब है कि निवेशक सीधे कंपनी में पैसा नहीं डाल रहे, बल्कि फाउंडर से उसके हिस्से के शेयर खरीद रहे हैं। तो ये ग्रोवर के लिए एक तरह से अपनी सालों की मेहनत का इनाम कैश करने का मौका था। अच्छा, तो जब सिकोया पीछे हटा तो ये सिर्फ एक डील टूटना नहीं था, बल्कि एक भरोसा का टूटना था। बिल्कुल, ग्रोवर के लिए ये एक धोखा था और यहीं से उनके और निवेशकों के बीच, खासकर सिकोया के साथ, एक गहरी दरार पड़ गई। उन्हें लगने लगा कि निवेशक सिर्फ अपने फायदे के लिए हैं और जरूरत पड़ने पर फाउंडर को अकेला छोड़ सकते हैं। ये ग्रूफर्स वाले अनुभव की एक तरह से वापसी थी। बैंकिंग लाइसेंस। हाँ, एक बैंकिंग लाइसेंस हासिल करना एक फिनटेक कंपनी के लिए ये तो लगभग असंभव माना जाता था। असंभव ही था, लेकिन उन्होंने सेंट्रम ग्रुप के साथ मिलकर दिवालिया हो चुके पीएमसी बैंक को खरीद लिया। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। बिल्कुल, रातों रात भारत पे एक बैंक का मालिक बन गया। वो बैंकिंग लाइसेंस पाने वाला पहला भारतीय फिनटेक बन गया। ये सिर्फ एक उपलब्धि नहीं थी। नहीं, ये निवेशकों और पूरी इंडस्ट्री को एक संदेश था कि वो नियमों को बदलने की ताकत रखते हैं।
तो ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो अपनी शर्तों पर एक एम्पायर खड़ा करता है। विवाद है, जबरदस्त रफ्तार है और बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है। किताब के ये हिस्से दिखाते हैं कि कैसे शुरुआती संघर्ष, कॉर्पोरेट दुनिया के कड़वे सबक और एक दुकानदार की जरूरतों की गहरी समझ ने भारत पे जैसी कंपनी को जन्म दिया। उनकी कहानी में एक साफ पैटर्न है, एक बड़ी समस्या को पहचानो, उसके लिए एक एकदम आसान और क्रांतिकारी समाधान बनाओ, और फिर उसे इतनी तेजी से लागू करो कि कोई और पकड़ ही ना पाए। लेकिन इस रफ्तार की एक कीमत होती है। और उनकी कहानी में वो कीमत पार्टनर्स और निवेशकों के साथ टकराव के रूप में सामने आई। तो इस पूरी कहानी से, जो किताब में उनके नजरिए से बताई गई है, हमारे सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात क्या है? देखिए, ये किताब एक बहुत ही पब्लिक कहानी का एक पक्ष रखती है। ये हमें स्टार्टअप की दुनिया में महत्वाकांक्षा के स्वभाव के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। सवाल ये उठता है कि जब कोई संस्थापक इतनी अविश्वसनीय रफ्तार और आक्रामकता से कुछ बनाता है, तो क्या निवेशकों और बोर्ड के साथ एक बड़ा टकराव होना लगभग तय हो जाता है? क्या सिस्टम ऐसी तेज गति को बर्दाश्त कर पाता है, या फिर उसे धीमा करने की कोशिश करता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है।